देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे या उन्हें बड़ा पद मिलेगा। नमस्कार, हम सत्ता सुंदरी स्वयंवर नवंबर 2024 ये श्रृंखला में सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करता है। इस श्रृंखला को आपने अच्छा प्रतिसाद दिया है। आप कमेंट में प्रतिक्रिया भी लिख रहे हैं। जिन्होंने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे अभी कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको इस प्रकार के नवीनतम वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज हम राजनीति के दिग्गज व्यक्तित्व के संदर्भ में वार्तालाप करने वाले हैं। आर्य चाणक्य का तो पता नहीं क्योंकि वैसा व्यक्तित्व पुनश्च नहीं होगा, लेकिन महाराष्ट्र के चाणक्य के रूप में जिनका नाम सामने आता है वे है शरद पवार जी। वे कौन सी कृति करने वाले हैं, उनके मन में क्या शुरू है, यह कोई नहीं बता सकता। वे जो तय करते हैं उसे कर दिखाते हैं। लेकिन इस चाणक्य को भी पीछे छोड़ने वाले एक और बड़ा चाणक्य आज सामने आ रहा है। हम उनकी कुंडली लेकर बैठे हैं। अब विधानसभा चुनाव आने वाला है। वे भले ही चाणक्य हो, लेकिन इस चुनाव में उन्हें अधिक सफलता मिलने की संभावना थोड़ी कम है। आपको पता लग गया होगा कि हम देवेंद्र फडणवीस जी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। वीडियो के अंत में बताने की अपेक्षा मैं शुरुआत में ही बता दूं कि उन्हें इस चुनाव में सफलता मिलने की संभावना कम है। उसके पीछे विशेष कारण है, विशेष ग्रह स्थिति है। तो मुख्य प्रश्न है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। राज्य की राजनीति देखी जाए तो आज का ये वीडियो महागठबंधन के संदर्भ में है। महागठबंधन की स्थिति क्या रहेगी, इसे हम महाराष्ट्र की दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करने वाले हैं। महाराष्ट्र की राजनीति और महागठबंधन के प्रमुख 3 नेताओं की कुंडलियाँ क्या दर्शाती है, वे सफल होने की संभावना कितने प्रतिशत है, इस विषय को हम समझने वाले हैं। महागठबंधन और भाजपा के प्रमुख चेहरे के रूप में जब हम देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली देखते हैं तो इस कुंडली में बुध ग्रह की बुद्धिमत्ता है, गुरु ग्रह का ज्ञान है, मंगल की आक्रामकता है, शनि देव का धैर्य भी है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनके पास केंद्र सरकार का सहयोग है, अर्थात उन्हें रवि देव से भी सहयोग प्राप्त हुआ है। दल के कुछ उम्मीदवार नहीं बल्कि संपूर्ण दल को अपने पक्ष में लेकर आने का सामर्थ्य इस कुंडली में है। फडणवीस जी की कुंडली जब हम देखते हैं तो वह कुंभ राशि की है। कुंडली में चंद्रमा राहु का गठबंधन हुआ है। राहु को 21वीं सदी का राजा कहा जाता है क्योंकि राहु को जो चाहिए वह प्राप्त करता है। इच्छित चीज़ जब तक प्राप्त नहीं हो जाती तब तक परिश्रम करना ये उनका लक्ष्य होता है। ऐसा राहु फडणवीस जी की कुंडली में चंद्रमा के साथ गठबंधन में है। राशि स्वामी तृतीय स्थान में अर्थात परिश्रम के स्थान में है, जिस कारण कितने भी कठोर परिश्रम करने की ये लोग मानसिकता रखते हैं। राशि स्वामी तृतीय स्थान में नीच अवस्था में, तृतीय षष्ठ स्थान में नीच अवस्था में, यह भी इस कुंडली के कुछ अलग योग है। नीच अवस्था के ग्रह के कई बार विभिन्न अर्थ निकलते हैं। हाथ में आई हुई सत्ता को छोड़ देना, किसी दूसरे व्यक्ति को सत्ता देने के लिए बड़ा मन लगता है, जिसका अपने मन पर कहीं न कहीं थोड़ा नकारात्मक प्रभाव अवश्य होता है, जो इस कुंडली में दिखाई दे रहा है। फडणवीस जी की कुंडली में कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें समझने के लिए कई ज्योतिष प्रेमी उत्सुक होंगे, वह मैं आपको अवश्य बताऊंगी। लेकिन तब तक हमारे एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। साथ ही आपके मित्र और ज्योतिष प्रेमियों को ये वीडियो अवश्य शेयर करें ताकि राजनीति में घटने वाली चीज़ों को कुछ अलग जानकारी आपको मिलती रहेगी। कुल मिलाकर चाणक्य ने जो योजना बनाई थी कि समय लगेगा लेकिन जिन्हें सत्ता मिलनी चाहिए उन्हें अवश्य मिलेगी। ऐसे लोग जो दूसरों को सत्ता देते हैं उन्हें किंग नहीं बल्कि किंग मेकर कहते हैं। आज की स्थिति में देवेंद्र फडणवीस जी किंग मेकर के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो अत्यंत सकारात्मक बात कही जा सकती है। जब ग्रहों से सहयोग ना मिले तब वे किंग मेकर के रूप में कार्यरत है। ग्रहों की अत्यंत
सकारात्मक स्थिति में उनका मार्गक्रमण शुरू है। जब उन्हें ग्रहों से सहयोग मिलेगा तब वे राजनीति में बड़ा पद अवश्य प्राप्त करेंगे। यह उनकी कुंडली का बड़ा रहस्य है। 2026 तक उनके जीवन में लगातार संघर्ष चलता रहेगा। उसके बाद देश की राजनीति में उनके पास बड़ा पद अवश्य आएगा, लेकिन उनका अभी का मार्गक्रमण अत्यंत कठिन है। अब जब हम नवंबर 2024 में आने वाले चुनाव का विचार करते हैं तो उन्हें अधिक सफलता नहीं मिलेगी। सफलता भले ही मिल जाए, लेकिन वह सत्ता दिलाने में असमर्थ हो सकती है। विशेष बात तो यह है कि अभी सत्ता न मिलना उनके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि जब हम महाराष्ट्र की कुंडली देखते हैं तो जो दल चुनकर आएगा वह अधिक काल तक सत्ता के पद पर नहीं रह सकता। अर्थात यह सरकार अल्पायुषी होने वाली है, जिस कारण देवेंद्र फडणवीस जी को अधिक सफलता नहीं मिलेगी, जो उनकी दृष्टि से सकारात्मक भी कहा जा सकता है। सामान्य रूप से जब हम राजनीति का अध्ययन करते हैं, चुनकर आने वाले व्यक्तित्वों का अध्ययन करते हैं, तब मुख्य रूप से एक या दो लोग ऑप्शन में रहते हैं। मुख्यमंत्री पद के एक या दो चेहरे होते हैं और विशेष एक दल होता है। लेकिन आज का अध्ययन करते समय जब हम महागठबंधन कहते हैं, तब देवेंद्र फडणवीस और उनका दल अर्थात बीजेपी, साथ ही एकनाथ शिंदे और उनका दल अर्थात शिवसेना, अजित पवार और उनका दल अर्थात राष्ट्रवादी कांग्रेस, ऐसे एक साथ 6 लोगों का अध्ययन करना पड़ता है। जो करते समय हम विरोधी दल के 6 लोगों का भी अध्ययन कर रहे हैं। यह अध्ययन करते समय एक विशेष बात दिखाई देती है कि 2 कदम पीछे हटकर भी एकता बनाए रखना, यह देवेंद्र जी की कुंडली की एक अलग विशेषता है। कई बार 2 कदम पीछे हटकर एकता बनाए रखना, यह विभाग यहाँ सामने आता है और एकता बनाए रखने के कारण कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों न हो, लेकिन उनका संगठन कौशल्य बना रहता है। यह सब भले ही सत्य हो, फिर भी एकता बनी रहेगी, लेकिन इस चुनाव में उन्हें सफलता मिलने की संभावना कम है, क्योंकि इस कुंडली का जो उन्नति का काल है वह अभी आना बाकी है। 2026 के बाद यह कुंडली बड़ी गति से प्राप्त करेगी, तब उनकी उन्नति होगी, तब उन्हें देश की राजनीति में बड़ा स्थान प्राप्त होने वाला है। अब जब हम आने वाले चुनाव का विचार करते हैं तो थोड़ा अधिक संघर्ष और उस तुलना में कम सफलता मिलने वाली है। मूल रूप से सरकार बनने की संभावना कम है। सरकार बन भी जाए तो मुख्यमंत्री पद मिलने की संभावना कम रहेगी। संक्षेप में हमारे ज्योतिष अध्ययन के अनुसार देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने की संभावना कम है। आने वाले विधानसभा चुनाव की पार्श्वभूमि पर हम ऐसे कई व्यक्तित्व और राजनीतिक दलों की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। ये विशेष जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। साथ ही वीडियो कैसा लगे यह कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।